उनके पास भी चलेंगे। मेहरुद्दीन रंगरेज साहब हैं और शुभांकर मिश्रा हैं। उनसे पहले मैं एक कमेंट छोटा सा लेना चाहूँगा आचार्य प्रमोद कृष्णम साहब से। आचार्य जी, एक सवाल जो मेरे मन में उठता है जब भी ऐसी बातें आती हैं या फिर बयान आते हैं, तो ये होता है कि ठीक है, जो हुआ इतिहास में हुआ, अब उसको इतिहास को जानिए समझिए, लेकिन इस तरह के जो मामले उठ खड़े होते हैं कि यहाँ पे पहले मंदिर हुआ करता था, अब मस्जिद है, हमें सर्वे की इजाज़त दीजिए, या फिर हमें वहाँ पे मंदिर बनाने की या पूजा अर्चना की इजाज़त दीजिए, तो आपको लगता है कि सामाजिक सौहार्द के लिए बहुत अच्छा है नहीं ये? नहीं, सामाजिक सौहार्द आप कहते किसे हैं? सामाजिक सौहार्द क्यों बिगड़ जाएगा? सच सुनने से सामाजिक सौहार्द कैसे बिगड़ जाएगा? ये अजीब बिगड़ तो रहा है। संभल, ये क्या संभल मतलब में बिगड़ा? नहीं, ये क्या मतलब हुआ? नहीं, आप एक सेकंड, कहाँ बिगड़ा? संभल में? संभल में बिगाड़ा गया। संभल के लोग अमन पसंद है, मैं संभल का ही हूं। कल्की धाम, श्री कल्की धाम का जो निर्माण हो रहा है, अब कल्की धाम के निर्माण पे पाबंदी लगा दी गई थी। समाजवादी पार्टी की सरकार थी उस समय, उन्होंने पाबंदी लगा दी, हम और किसी कोर्ट ने आदेश नहीं दिया था। डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क साहब ने एक चिट्ठी लिखी कि साहब अगर ये इतना बड़ा मंदिर बना, उनका ये लिखित में है, मैं कोई ऐसे नहीं कह रहा हवाम बात जवानी जमा खर्च कर रहा हूँ, बर्क साहब ने लिखी। और डॉक्टर बर्क साहब और हमारे पिताजी बहुत करीबी रिश्ते थे उनके, लेकिन ज़माना बदला, मैं बाबा बन गया, साधु बन गया, मैंने मंदिर बनाने का संकल्प लिया। डॉक्टर बर्क साहब ने उस पर ऑब्जेक्शन किया। ऑब्जेक्शन क्या किया कि साहब अगर ये इतना बड़ा धाम बनेगा तो मस्जिदों को खतरा पैदा हो जाएगा। डॉक्टर बर्क साहब को मैं बताना चाहता हूँ, आज वो नहीं है इस दुनिया में, लेकिन उन्हें ये सोचना चाहिए था कि जितनी भी आसपास की मस्जिदें बनी हैं वो सब सहमति से बनी, तो हमारे किसी धाम के बनने से मस्जिद को खतरा कैसे पैदा हो जाता? लेकिन जिस समय उस पर पाबंदी लगाई गई, सरकार ने लगाई, शासन ने लगाई, तो हमने विरोध में, हम तो सड़क जाम कर देते। लाखों लोग थे वहाँ, हजारों संत महात्मा थे, हम तो पुलिस प्रशासन के सिर फोड़ सकते थे, हमने नहीं फोड़ा। हमने अपील की कि हम अदालत जाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट गए, फिर हाई कोर्ट गए, फिर हाई कोर्ट में सिंगल बेंच ने फैसला किया, उसका एग्जीक्यूशन नहीं हुआ, फिर हम डबल बेंच में गए, डबल बेंच ने 2023 में हमारे हक में फैसला किया, फिर उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने उसकी आधारशिला रखी। तो सवाल इस बात का है कि अगर कोई आपके खिलाफ बात कर रहा है, हमारा संविधान में यकीन है, न्यायपालिका में यकीन है, तो हम वहां जाएंगे या हाथ में पिस्तौल लेकर के फायर कर देंगे या हम पत्थर फेंकेंगे? बिल्कुल, सबसे बड़ा सवाल यही होता है। सबसे बड़ा सवाल, इन सवालों के सवाल है और इसका जवाब देखिए, मैं एक सेकंड लक्ष्मण जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ। ये देश जितना हिंदुओं का है उतना ही मुसलमानों का है। इस देश की आजादी में सबने कुर्बानियां दी हैं, पर इस देश के कानून को आपको समझना भी चाहिए, उसका सम्मान भी करना चाहिए, सबको करना चाहिए, और अदालत के फैसले का इंतजार करना चाहिए, और अदालत पर भरोसा रखना चाहिए। अब सवाल क्या है कि संभल में जो मौतें हुई हैं वो तो उनकी हुई हैं जिनका कोई लेना देना भी नहीं है सियासत से। अखिलेश यादव जी वहां बैठ के बयान दे रहे हैं, और जो हमारे जियाउर रहमान साहब हैं सांसद महोदय, वो दिल्ली में बैठ के बयान दे रहे हैं, और बयान दे दिए गए। राहुल गांधी ने कह दिया, राहुल गांधी जी को पता था कि उन्हें नहीं जाने दिया जाएगा। राम गोपाल जी ने खुद कहा कि ये तो नौटंकी हो रही है, वहां जब जाने नहीं दिया जाएगा तो क्यों ये तमाशा कर रहे हो? तो ये लोगों को भड़काते हैं, पहले उकसाते हैं, भड़काते हैं। तो सवाल ये है कि जिन्होंने पत्थर फेंके उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो गए, लेकिन जिन्होंने पत्थर फेंकवाए उनके खिलाफ क्या होगा? तो ये जो पॉलिटिकल जो साजिश है, ये लोगों को मरवाते हैं, पत्थर फेंकवाते हैं, डेलीगेशन भिजवाते हैं, फिर मरहम लगाने की बात करवाते हैं, लेकिन सच बात ये है आप सियासी रोटियां सिकवाते हैं, अपनी सेकते हैं। तो ये जब तक नहीं होगा तो इसमें इसका अर्थ का अनर्थ होता रहेगा, और ये सलाहियत सबको होनी चाहिए, इसे संजीदगी से सुनना चाहिए, बिल्कुल, बात करनी चाहिए। हम तो गांव के रहने वाले, गांव के अंदर कितने बड़े बड़े मुकदमे हो जाते हैं, बैठ के निबट जाते हैं, लेकिन अजीब तमाशा है, अगर किसी ने एक चिट्ठी लिख दी, अरे अदालत पे भरोसा करो। अगर आचार्य जी कि जब तक के इस पे सियासी चीजें नहीं, रोटियां नहीं सेकनी बंद कर दी जाएंगी, अदालत पे भरोसा रखा जाएगा,
रूल ऑफ लॉ पे भरोसा रखा जाएगा तब इस तरह के विवाद नहीं उठेंगे, इतिहास कुरेदे जाएंगे, लेकिन शांतिपूर्वक इसका हल भी निकाला जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब भी इस तरह के बयान आते हैं तो उस पर प्रतिक्रिया इतनी तीखी होती है कि अपने आप सामाजिक सौहार्द बिगड़ने लग जाता है। अब आज जब डीएनए वाला बयान आया तो उसके बाद एक कई सारे बयान आए। एक बयान आपको सुनवाता हूं असुद्दीन ओवैसी साहब का, जो कि AIMIM के अध्यक्ष है, उनका बयान सुन लेते हैं, फिर उनके प्रवक्ता की प्रतिक्रिया लूंगा, फिर मैं आपके पास आऊंगा। आचार्य जी, अभी समय है हमारे पास, ओवैसी सुनाया जाए। भारत के मुसलमान को बांग्लादेश के हिंदू से क्या करना है? यहाँ पर भी माइनॉरिटी है, वहां पर भी माइनॉरिटी हो रहा है। और भारत का एक नागरिक कैसे जिम्मेदार है वहां पर जो कुछ हो रहा है? और क्यों बीजेपी सरकार वो डिपोज्ड लीडर को यहाँ पर भारत में अपने पास रखी है? भिजा दीजिए वापस उसको। दूसरी बात यह कि मुख्यमंत्री रहते वो संबल के इशू जो सब्सिडीज है उसको इन्फ्लुएंस करना चाह रहे, जो बिल्कुल ही गलत है, गैर अखलाकी बात है। तीसरी बात यह कि संबल का इशू जो है वो तो 1779 में खत्म हो 1800 में खत्म हो चुका है। लॉ का एक रेस जुडिकिटा है। रेस जुडी का मतलब जो इशू डिसाइड हो चुका है उसको आप दोबारा नहीं कर सकते। और चौथी बात ये बाबरी मस्जिद के बारे में वो झूठ बोल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वहां पर मंदिर को नहीं तोड़ा गया था। अब डीएनए किसका कराएंगे? आप तो प्रकाश के हैं और आप डीएनए की आप बात कर रहे हैं। मेहरुद्दीन रंगरेज साहब, आपकी पार्टी के मुखिया का बयान आपने सुन लिया। आपको लगता है कि ऐसे माहौल में जहां पे संभल में अभी हिंसा थमने के कगार पर है, वहां पे संभल संभल रहा है और एक कोशिश प्रशासन कर रहा है कि सामाजिक सौहार्द बनाया जाए, उस तरह पे ऐसे बयान दे करके सामाजिक सौहार्द को और भड़काने की कोशिश तो नहीं होगी? देखिए, बैरिस्टर साहब ने बिल्कुल सही बात कही, हम उनके समर्थन करते हैं। और जो डीएनए की बात उन्होंने कही कि योगी जी का जो डीएनए है वो तो अपर कास्ट का है, तो वो डीएनए की बात ना करें। और जिस तरीके से योगी जी लगातार 80-20 की बात करते हैं, जैसे डिवाइड एंड रूल की बात करते हैं, जिस तरीके से समाज को बांटना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान के बीच में खाई डालना चाहते हैं और अपनी राजनीति रोटियां जो हैं वो सेकना चाहते हैं। क्योंकि अभी 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें उनका जो है ग्राफ वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। उनकी जो दिल्ली की थी उनमें भी आपस में मतभेद चल रहा है, दिल्ली से उनका और यूपी का। और जिस तरीके से लगातार जो है आप देख ही रहे होंगे, जो संविधान की शपथ लेके योगी जी जो है यूपी के मुख्यमंत्री हैं, और उनकी भाषा नहीं लगती कि उन्होंने संविधान की शपथ ली है या वो एक सूबे के मुख्यमंत्री हैं। उनकी तो भाषा लगती है कि एक गली मोहल्ले वाले एक नेता हैं, जो जिनकी भाषा वो जिस तरीके से वो बोलते हैं, क्योंकि वो उनका लहजा और उनका जो बात करने का तरीका, हिंदुत्व की बात करने का तरीका, हिंदुओं की बात करना, ये सारी चीज़ें दिखाती है कि वो कैसे अपने आप को बहुत बड़ा दिखाना चाहते हैं कि मोदी जी के बाद योगी जी जो हैं वो ये कमान संभालेंगे। तो हम तो लगातार कह रहे हैं, बुलडोजर से लेकर बुलडोजर की कार्रवाई से लेकर आपने देखा होगा कैसे नफरत की राजनीति यूपी ने जो है नकारी है। और बार बार बटेंगे तो कटेंगे। तो हमारा पार्टी ने एक नारा दिया, अनेक है तो अखंड है, सम्मान है तो इंडिया सेफ है, इंसाफ है तो संविधान सेफ है। तो इस तरीके की बातें करके लगातार लोगों को 80-20 में बांटना, शमशान कब्रिस्तान में बांटना और 80 ये तरीके की बातें करना, ये समाज को तोड़ने वाली बातें हैं। और बार बार पाकिस्तान पे पहुंच जाना, बार बार मुग़लों पे पहुंच जाना, बार बार जो है मुस्लिम लीग पे पहुंच जाना। और जिस तरीके से मैं अब संभल पे आता हूँ, संभल में आप क्या हुआ जो आपने बताया कि वहाँ पर अभी आज ही यूपी की सरकार ने बुलडोज़र चलाया और जो 9 दुकानें थीं मुसलमान भाइयों की, उन पर जो बुलडोज़र चलाया। तो आप जब वहाँ पर नेताओं को जाने के लिए रोक है, मगर बुलडोज़र को ऐसे समय पर ऐसी इतनी गर्म जब ऐसा हो, माहौल ख़राब होने वाली बात हो, तो बुलडोज़र का वहाँ पहुँचना ये दिखाता है कि ये कितनी जल्दीबाजी में भाजपा की सरकार है, जो खुद नहीं चाहती कि अमन चैन भाईचारे से सब लोग रहें, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब भाई भाई बन के रहें। सबने देश की आज़ादी में पूरा सबने योगदान दिया, मगर भाजपा लगातार इन दोनों में बांटना चाहती है। और बार बार बांग्लादेश की बात, भाजपा लगातार इन दोनों में बांटना चाहती है। AIMIM के प्रवक्ता का ये साफ तौर से आरोप है। राकेश त्रिपाठी जी क्या बोलना चाह रहे थे, बोलिए। नहीं सर, मेरी बात तो पूरी नहीं हुई। नहीं, एक तो मैं आग्रह करूंगा, एक मिनट आपके पास आऊंगा, आपके पास अभी शो भी पूरा नहीं हुआ। रंगरेज साहब